तो बच्चों स्वागत है आपका CUET एडुक्रक्स में। हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इस लेक्चर में कोई भी तैयारी करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जान लें कि सिलेबस क्या है। वो सारे बच्चे जो कि चाहते हैं अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इकोनॉमिस्ट को देख रहे हैं या फिर अपने अंदर एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट को देख रहे हैं, तो उनके लिए ही आ जाता है इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट। आजकल तो आप जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स की डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा ग्रो कर गई है, तो आई होप कि आप इसका सिलेबस को इंपॉर्टेंटली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सिलेबस को जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास 11th के सिलेबस से। ठीक है, क्लास 11th का सिलेबस बच्चों आप जैसा कि जानते हो कि पार्ट ए और पार्ट बी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। हम अपने 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों अब स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों कोर्सेज को डाला गया है। ये देखो हम 11th और 12th का CBSE का सिलेबस है, ये ICSE वाले बच्चों का अलग है। देखो CBSE हम बेस लेके चलते हैं क्योंकि मेजरली जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वो CBSE के पैटर्न को ही मैक्सिमम फॉलो करती है, इसीलिए हमने ये सिलेबस लाया। स्टैटिस्टिक्स डाला है इन लोगों ने 11th में और दूसरा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स डाला है। अब आप मार्क्स देख लीजिए कितना है इसका, कैसे कैसे डिवीजन है। 40 जो % है हमारा, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का डिवाइडेड है। 40% जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का बच्चों डिवाइडेड है। ठीक है, और जो बचा हुआ है हमारा वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आप जान लीजिए कैसे कैसे वेटेज है। 40% इसकी है, 40% इसकी है। फिर इसको डिवाइड किया गया है इन्होंने, पहले वाले को इंट्रोडक्शन को 10 में, इसको 30 में, 50 में, ये पीरियड्स हैं। ठीक है, फिर टोटल आपका ये 200 का इन्होंने किया है। टोटल यहाँ पे आपको 40 40 80 हो गया आपका ये 100। अब मूव करते हैं हमारा पार्ट ए पे जो कि है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बच्चों एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम सब नॉर्मल से टूल्स को पढ़ेंगे, एवरेजेस, मीडियंस, मीन, मोड्स, ये सब क्या होते हैं, थोड़ी सी थियरी पढ़ेंगे, डेटा क्या होता है, क्या कलेक्शन मेथड्स होते हैं, और फिर यही सब हम चीजें इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज भी है आगे, अगर आप इकोनॉमिक्स में अपनी फील्ड नहीं चाहते हैं बट आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स चाहते हैं जिसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, तो भी स्टैटिस्टिक्स का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हम क्या पता करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये जानेंगे। इसमें इसके मीनिंग, स्कोप्स, फंक्शन, ये सब है। इसके 10 पीरियड्स हैं, इन लोगों ने डाले हुए हैं। फिर सेकंड आता है यूनिट नंबर 2, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हम जानेंगे डेटा किस तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस क्या होता है, सैम्पलिंग के क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स है डेटा कलेक्ट करने का, सेंसस के बारे में जानेंगे एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जानेंगे कि मीनिंग है, क्या टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों। अब है इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपको डेटा को प्रेजेंट करने के लिए भी छोटे छोटे तरीके चाहिए होंगे। आगे बिजनेस इकोनॉमिक्स भी करेंगे तो वहां पे भी डेटा को प्रेजेंट करा जाएगा। तो आपकी तैयारी स्कूल से ही स्टार्ट करा दी जाती है, इसलिए आपको ये बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम्स आपके क्या है, बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, जैसे हिस्टोग्राम क्या है, पॉलीगन क्या है, ओजाइव क्या है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ है, ये सब आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिर हम मूव करेंगे बच्चों यूनिट नंबर 3 पे। ये क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस फॉर ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन द एप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन मे बी अटेम्प्टेड। दिस मींस स्टूडेंट्स नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। इनको आपको क्या करेंगे, डेटा देंगे, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिजल्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा। फिर है आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी।
फिर कोरिलेशन की बात करेंगे हम, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है। बच्चों मैंने तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हुई है, पर्सनली मास्टर्स तक की हुई है, ये सारी चीजें मेरे टाइम पे मैंने नहीं पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात है आपको पहले से ही पढ़ाई जा रही है, तो आप वहां जब करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सारे मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं, क्या मेजर्स होते हैं, कार्ल पियर्सन्स के क्या मेथड हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के, नॉन रिपीटेड रैंक, ये सब आप सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, फिर आता है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, बहुत ही इफेक्टिव चीजें आपकी कवर करी जा रही हैं, तो इनको ध्यान से सुनिए कि क्या सिलेबस में है। सिलेबस मस्ट है बच्चों, ये वीडियो मिस मत करिएगा। ऑल्दो बोरिंग लग सकता है आपको कि मैडम क्या पढ़ा रही है, सिलेबस बता रही है, एक एक चीज बता रही है, बट यही चीज आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कितनी वेटेज है, ये सब ये सिलेबस डिस्कशन और वेटेज ही बताएगी। अब बात करते हैं हमारे पार्ट बी की, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जानेंगे, देखो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो किताब है ना, अगर आप सीयूईटी का सिलेबस, अभी इसमें आपको सीयूईटी का सिलेबस ऐड करके भी दिखाऊंगी, तो वहां पे पहला आपको यही छपा मिलेगा कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और ये चीज आप अपनी क्लास 12th नहीं बच्चों क्लास 11th में कवर करोगे। तो सीयूईटी क्या कह रहा है कि 11वीं भी इंपॉर्टेंट है, उसको मत भूलिए। दोनों 11th 12th के बच्चों ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके सीयूईटी के पेपर में पूछी जाएगी। फिर इंट्रोडक्शन है, इसमें मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव सारी डेफिनेशन है, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये, व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बच्चों हमारा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब मैं अपनी 11th से 12th में थी ना, तब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और इसमें बहुत ही बच्चों अच्छी खासी वेटेज रहती थी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड की। इसका रोल आज भी कम नहीं हुआ है, तो जब आप सीयूईटी का पेपर देने के लिए आएंगे तब भी भर भर के ये चीज पूछी जाएगी, और मैक्सिमम क्वेश्चन भी अगर आप चेक करेंगे ना, अगर आप कोई भी किताब उठाएंगे एमसीक्यू वाली जिसमें डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, हम भी डिस्कस करेंगे, तो इसका रोल और इसका वेटेज बहुत ज्यादा हाई होगा। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ज्यादा टाइम और ज्यादा फोकस करना है। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है, यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के, इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस क्या है, कंज्यूमर का बजट क्या है, बजट लाइन क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है कंज्यूमर की, इंडिफरेंस कर्व क्या है, एंड कंडीशंस क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। ये सारी चीजें हम लोग बच्चों कवर करने वाले हैं यहाँ पे। फिर डिमांड की बात करेंगे, सारा डिमांड का सेक्शन है, डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, शेड्यूल, कर्व, मूवमेंट, स्लोप, देखो हर चीज है इसमें। फैक्टर्स क्या है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ये भी ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर मेजरमेंट कैसे करेंगे, परसेंटेज चेंज मेथड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। ये देखो आप देख रहे हो कितनी चीजें, जब सिलेबस में इतनी चीजें बता दी गई हैं तो कितनी अच्छी खासी वेटेज इसकी रहेगी। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 6 की, जो क्या है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर और सप्लाई। अब डिमांड की तो बात कर लिया, डिमांड सप्लाई की बात नहीं करेंगे तो मार्केट इकोनॉमी कैसे पूरी होगी, तो आते हैं सप्लाई की। प्रोडक्शन फंक्शन जाएंगे कि प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, इनपुट क्या चाहिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, कॉस्ट की शॉर्ट रन कॉस्ट। बच्चों ये जो मतलब सिलेबस है ना, ये जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको अपने सेमेस्टर 1 में छपे हुए मिलेंगे। अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे ना, आगे जाके बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये जर्नी यहीं पे है, तुम यहीं पे 11th 12th में पढ़ोगे, रट्टे लगा लोगे और आगे कुछ नहीं होगा। अगर आगे इतना सा भी सोच रहे हो ना कि करियर बनाना है आपको इकोनॉमिक्स की फील्ड में, तो ये सारी चीजों को ना अभी से इतना स्ट्रॉन्ग करके चल लो ना कि आगे जाके दिक्कत ही नहीं होगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसीलिए आपको बार बार ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप इन चीजों को ना बड़े ध्यान से देख लीजिए।
मैं खुद बता रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इसीलिए ये सिलेबस डिस्कशन की क्लास रखें, नहीं तो हमें जरूरत नहीं है कि हम ये सिलेबस डिस्कशन की क्लास रखें। तो अब फिर क्या आता है, फिर हम बात करते हैं कॉस्ट की। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सब। फिर रेवेन्यू भी डिस्कस करते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, शेड्यूल, मतलब वही सब जो डिमांड में भी डिस्कस किया है, वही सब फैक्टर्स, मूवमेंट, सब चीजें यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है यूनिट नंबर 7, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन बच्चों, ये एक मार्केट इकोनॉमी की स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे डिफरेंट तरीके हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के। मोनोपोली हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, ओलिगोपोली हो सकता है, डुओपोली हो सकता है, डिफरेंट मार्केट के स्ट्रक्चर्स है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इसमें से यहाँ सिर्फ बच्चों परफेक्ट कंपटीशन एज स्ट्रक्चर की हमारी बात करी गई। परफेक्ट कंपटीशन, इसकी प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, शिफ्ट डिमांड, एप्लीकेशन क्या है, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, ये सारी चीजें। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, फिर पार्ट सी प्रोजेक्ट है, इसको मैं इतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ, हमारे काम की चीज नहीं है, आपके स्कूल वाले आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देंगे। प्रोजेक्ट आप अच्छे से बनाइएगा। अब ये आपको सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर का एक डिजाइन भी दे रखा है इन लोगों ने कि किस तरीके से क्या है, क्या क्या टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अपनी क्लास 11 में, किस फोकस से आपको पढ़ना है। कि जैसे मेमोरी ऑफ द प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग द फैक्ट्स, बेसिक्स, आंसर। इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बेसिक सा बता दिया कि कौन सी यूनिट का वेटेज किसका है, 40 40 20 टोटल 100, इस तरीके से वेटेज है। और जो चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बताई है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, उस पर ज्यादा फोकस करिए। अब बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के टॉपिक को। 11th का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 12th में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ने वाले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों की इनकी भी 40% वेटेज रहेगी और यहाँ पे भी आपको 20% वेटेज आपको उसकी दी जाएगी, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क की। अब इंट्रोडक्टरी माइक्रो पढ़ चुके हैं हम, अब मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो इसमें नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेटेज चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज किसकी दिख रही है आपको, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, सबसे ज्यादा टाइम आपको किसको देना है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर को। फिर आपकी सेकंड हाईएस्ट वेटेज किसकी दे रखी है, नेशनल इनकम को। इसके तो बच्चों CUET में भी भर भर के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसमें मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं हम, जब आपको डिस्कस करेंगे तब भी एक एक चीज ज्यादा कवर करेंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है हमारा और गवर्नमेंट बजट है। इनको करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप कर लेंगे, बहुत इजीली। बट इनको पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक का, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे, हम जानेंगे इसमें क्या हुआ। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या रहा, नेबर्स के साथ हमारा क्या कंपैरिजन, मतलब चाइना हमारे कंपैरिजन में कैसे ग्रो करना है, नेपाल कैसे ग्रो कर रहा है, जो जो आसपास की कंट्रीज हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट लगती है, नेबर्स हैं, उनके कंपैरेटिवली हम कैसा बिहेव करें वो भी हम जानेंगे। ठीक है, टोटल थियोरी पेपर आप जानते हैं 80 मार्क्स का है और 20 नंबर का आपका क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है। अब डिटेल में हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स है। बच्चों इसको तो मैं बार बार ही स्टार मार्क करती हूँ, मैं कहती हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना ही करना है, टाइम को ज्यादा डिवोट करना ही है। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, 30 पीरियड है इसमें। सर्कुलर फ्लो क्या है, वैल्यू एडिट क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है। ये जो टॉपिक्स है ना, इनको ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। इससे क्या होता है, टॉपिक्स अगर आपको माइंड में क्लियर रहेंगे ना, तो क्या नहीं पढ़ना वो ज्यादा जरूरी है एक बच्चे का जानना, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करके चलना है, क्योंकि टाइम ही उस चीज का है।
तो इसीलिए आपको ये सारे टॉपिक्स को देखना है कि क्या आपको एक्चुअली में पढ़ना है, क्योंकि बुक में तो बहुत सारी चीजें दे रखी होती है। ये इसमें सर्कुलर फ्लो पढ़ना है, नेशनल एग्रीगेट्स पढ़ने हैं हमें रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एनडीपी क्या है, इन सबसे बच्चों हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स 12th में तो आते ही आते हैं, बोर्ड्स में कुछ भी करो ये तो आएगा ही, चैप्टर है ही गोल्डन चैप्टर है, इसमें से मैक्सिमम चीजें आपकी 12th में आनी है, और सीयूईटी में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनने ही है यहाँ से, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर, वेलफेयर, एनडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर सेकेंड यूनिट में हम मनी एंड बैंकिंग की बात करेंगे कि क्या फंक्शंस हैं, क्या सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है, कैसे करता है, नेट डिमांड डिपॉजिट क्या है, मनी क्रिएशन कैसे होती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस क्या है। देखो बच्चों, ये जो सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस है ना, इस पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, क्योंकि आज नहीं कल मतलब फ्यूचर तक की प्लानिंग करके चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। इसमें हम कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और इसके कंपोनेंट्स क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, सेव क्या होती है, इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, मेजर्स क्या है उन्हें करेक्ट करने के, चेंजेस क्या है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, टैक्सेस क्या है, मनी सप्लाई क्या है, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी तो आपको पता है वेटेज भी कितनी है, 12 नंबर की वेटेज है 80 नंबर में से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको तो हम मिस ही नहीं कर सकते, इससे क्वेश्चंस भी आएंगे सीयूईटी के बहुत ज्यादा। फिर आते हैं हम अपने गवर्नमेंट बजट पे, जो कि है यूनिट नंबर 4, ठीक है। इसमें आप जानेंगे गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स या कंपोनेंट, बेसिकली थ्योरी है, कोई इतना वो नहीं है। फिर अब क्या मेजर रोल है जो इंपॉर्टेंट है इसमें है एक्सपेंडिचर क्या है आपका, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी तरह से आपका रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट बजट क्या होता है, ठीक है, मेजर्स गवर्नमेंट डेफिसिट के। ये चीजें छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर करेंगे इसको हम, 2-3 लेक्चर्स में हम इसको कवर कर लेंगे, इजी है, स्कोरिंग है, जल्दी कवर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यूनिट नंबर 5। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें मीनिंग और कंपोनेंट जानेंगे, सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है बीओपी में, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, मीनिंग क्या है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानेंगे। मैनेज फ्लोटिंग क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिटरमाइन कैसे होता है एक्सचेंज रेट मार्केट में, हम डायग्राम बना के भी बता सकते हैं इसको। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, जो प्रैक्टिस करते हैं हम, वो भी पढ़ेंगे हम इसमें। अब आते हैं पार्ट बी पे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रह चुका है 1947 से, जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1990 तक, जब तक हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्या जरूरत पड़ गई, मतलब क्या हालात थे, क्यों वो हालात थे, और क्या जरूरत पड़ गई कि हमें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करना पड़ा। इतनी क्या गरीबी आ गई कि आईएमएफ के पास पहुंचे कि हमारी मदद कीजिए और हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करिए, वो सब जानेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्टेट क्या था, इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। फिर कॉमन गोल्स ऑफ 5-ईयर प्लान, 5-ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक फ्यूचर में काम आएंगे। कुछ भी चीजें जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, फ्यूचर तक काम आनी है, ये नहीं है कि इसको पढ़ के छोड़ दिया, वो वाला सब्जेक्ट ही नहीं है ये पढ़ के छोड़ने वाला, आगे तक की आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म 1956, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम 1991 के, फीचर्स क्या है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी पॉलिसी, बेसिकली कंसेप्ट क्या है, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के, ये नए कॉन्सेप्ट भी डाल दिए गए, क्या है और क्या रूल्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके भी चांसेस हैं कि नया क्वेश्चन है तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके आ जाए, ज्यादा नहीं पर आ सकते हैं। अब आते हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले जानेंगे ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल होती है, हाउ पीपल बिकम अ रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन,
फिर रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसके क्या क्या इश्यूज हैं, कोऑपरेटिव एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बेसिकली 3 चीजें हैं। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, कंपैरिजन करेंगे अपने नेबर्स से, एंड फिर हम अपना प्रोजेक्ट पार्ट सी है आपका जो एज प्रोजेक्ट है वो तो आपके स्कूल आपको बता देंगे। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स ये एनसीईआरटी की ही दे रखी हैं जो सीबीएसई का मटेरियल है। बाकी एडिशनल जो सोर्सेज होंगी वो आप हमारे रेगुलर वीडियोस पे अगर फॉलो अप रखेंगे वो हम आपको गाइड करते रहेंगे। बच्चों हम लोग 11th और 12th का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि एक बार आप CUET का भी सिलेबस देख लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है हमारा, इसका कोड है 309, तो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में आप कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड को पढ़ेंगे। इसको डिटेल में हम लोग ऑलरेडी 11th और 12th में पढ़ लेंगे और डिस्कस भी कर चुके हैं अभी। ठीक है, फिर आता है दूसरा हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स को पढ़ेंगे। फिर है यूनिट नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका तो मेजर रोल मैं बता ही चुकी हूं आपको है इस चैप्टर का। फिर यूनिट नंबर 5 है हमारा मनी एंड बैंकिंग। ये रहा यूनिट नंबर 5 मनी एंड बैंकिंग। वही है, मीनिंग है, सेंट्रल बैंक का रोल्स है, कमर्शियल बैंक का रोल्स है। फिर गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, रिसीट्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, बेसिकली वो सारी चीज जानेंगे। फिर यूनिट नंबर 7 में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इनके अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सब था। फिर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे जो कि यूनिट नंबर 8 है हमारा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 1947 से 90 का और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 तक का। यूनिट नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा यूनिट नंबर 10 जो कि है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। नेबर्स के साथ जो हम कंपैरिजन करेंगे, इशू थियरी है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा CUET में इसके क्वेश्चंस आएंगे। स्टिल हम एक बार इसको पढ़ लेंगे क्या है। आई होप आपको एक क्लियर व्यू मिल गया होगा कि 11th में, 12th में और CUET के पर्सपेक्टिव से आपको क्या पढ़ना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आते ही रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।